चेल्सी और टॉड बोली हर एक अपने राइवल क्लब के टारगेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने गैब्रियल जेसूस को हाईजैक करने की कोशिश करी, रिचार्लिसन को हाईजैक करने की कोशिश करी, रफीनिया को भी आर्सेनल से हाईजैक करने की कोशिश करी। हालांकि बात अलग है कि बार्सिलोना ने उनसे भी हाईजैक कर लिया उसे। उसके बाद उन्होंने अब डियोंग को हाईजैक करने की कोशिश करी है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना के बीच में डियोंग को लेके लगभग 2 महीने से बातें चल रही हैं। अभी तक फीस डिसाइड नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा था काफी दिनों से, लगभग 2 हफ्ते से एक बात आ रही है कि 85 मिलियन यूरोस की फीस डिसाइड हुई है, जिसमें 65 मिलियन इन फिक्स प्राइस है और 20 मिलियन इन एड ऑन्स है। बट काफी दिनों से मतलब स्ट्रक्चर शायद एड ऑन्स का फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक फ्रैंकी डियोंग मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर नहीं बने हैं। एरिक टेन हैग जो कि फ्रैंकी डियोंग को अपने प्रोजेक्ट का मेन पीस बनाना चाहते हैं, फेस बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्लेयर मानते हैं फ्रैंकी डियोंग को। अगर ऐसे प्लेयर को चेल्सी अगर उनके हाथों से छीन लेती है तो एक तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को वीक कर देंगे, उसके साथ साथ अपनी मिडफील्ड को तो स्ट्रांग करेंगे ही। बिकॉज हमें सबको पता है कि फ्रैंकी डियोंग किस क्वालिटी के प्लेयर हैं, और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टीम उन्हें ना चाहे। हो सकता है कि कोई टीम की जैसे अभी चेल्सी की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ना हो, बट अगर आप एक क्वालिटी स्टेटमेंट साइनिंग करना चाहते हैं तो फ्रैंकी डियोंग वो साइनिंग हो सकती है। बार्सिलोना उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी खराब है, तो डेफिनेटली वो फ्रैंकी डियोंग को बेचने की तो काफी टाइम से सोच ही रहे हैं, इसीलिए वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बातें कर रहे हैं। हालांकि बात अलग है कि लपोर्टा रोज आके बोल देते हैं कि हम उन्हें बेचना नहीं चाहते, बट वो ट्रुथ नहीं है। सबको पता है कि बार्सिलोना उन्हें बेचना चाहती है टू मेक फंड्स फॉर देयर न्यू साइनिंग्स। अभी कल रिपोर्ट्स आई थी कि अभी तक उन्होंने 20 मिलियन लगभग फ्रैंकी को सैलरी भी देना बाकी है, जो कि उनकी पुराने सालों की सैलरी है। तो इसकी वजह से भी शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला मूव अभी तक रुका हुआ है। देखना रहेगा मतलब कि ये तो बहुत बड़ा हाईजैक हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने तक अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड भले ही मैनचेस्टर यूनाइटेड बेकार परफॉर्मेंस खेली हो, बट स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड। इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा फैन बेस है, सबसे ज्यादा उनके एक्कोलेट्स हैं, सबसे ज्यादा ट्रॉफीज जीती है उन्होंने, सबसे ज्यादा पैसा है उनके पास जो वो जनरेट करते हैं रेवेन्यू। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना बड़ा क्लब होने के बावजूद अगर फ्रैंकी डियोंग से हाथ खो बैठेगा तो एक तरीके से उनके सारे प्लान्स खराब हो जाएंगे। बिकॉज कहा जा रहा था कि एक डोमिनो इफेक्ट आ जाएगा फ्रैंकी डियोंग की साइनिंग होने के बाद, फिर आपकी डिफरेंट साइनिंग होने लग जाएंगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अगर ये साइनिंग चेल्सी हाईजैक कर लेती है तो पता नहीं, फिर मैं कह नहीं सकता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ्यूचर में एटलीस्ट इस वाली विंडो में उनके क्या प्लान्स रहते हैं। बिकॉज जैसा कि अभी तक रिपोर्ट से पता चल रहा है एरिक टेन हैग उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट पीस मान रहे हैं। तो बहुत ही बेकार स्थिति हो सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर वो इस साइनिंग से मिस कर जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, बिकॉज इट हेल्प्स द चैनल, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। एक और प्लेयर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही लाना चाहती है चेल्सी, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि अब मतलब काफी साफ पता चल रहा है सबको कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ना चाह ही रहे हैं। काफी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी धीरे धीरे इस बात को रियलाइज कर रही है कि अगले सीजन क्रिस्टियानो रोनाल्डो वोंट बी स्टेइंग देयर। हालांकि पब्लिक कमेंट्स उनके यही जा रहे हैं कि दे डोंट वांट टू सेल हिम, बट अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्टेटस का प्लेयर अपना डिसीजन खुद लेता है, इतना क्लब पे मेरे ख्याल से उन्हें रोकने की क्षमता नहीं है कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रोक ले। तो डेफिनेटली रोनाल्डो का मेन रीजन यही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट इन चैंपियंस लीग। रोनाल्डो चैंपियंस लीग जीतना चाहते हैं, सिर्फ खेलना भी नहीं चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर एक साल वो रुक भी जाते हैं और अगले साल चैंपियंस लीग खेलें, इस बहाने अगर रोक भी लें एरिक टेन हैग, तो कोई गारंटी नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो रीबिल्ड है वो एक साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो छोड़ना चाहते, बिकॉज उनके जो 2-3 साल बचे हैं पीक ऑफ हिज पावर्स, पीक तो नहीं बोलूंगा बट एटलीस्ट जहां पे वो टॉप लेवल पे खेल सकते हैं, तो वहां पे वो कुछ ट्रॉफीज, कुछ पर्सनल एक्कोलेट्स बना के जाना चाहते हैं। अपनी हेरिटेज को खराब नहीं करना चाहते, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल सही चीज है। तो देखना रहेगा क्या चेल्सी उनके लिए परफेक्ट जगह हो सकती है। बिकॉज बताया जा रहा है कि चेल्सी 14 मिलियन पाउंड्स की बिड लेके जाने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो एक ही साल बचा है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, और 37-38 ईयर्स ऑफ एज में आप इससे ज्यादा पैसे शायद एक्सपेक्ट ना भी करें। हो सकता है कि 20 मिलियन तक मिल जाए, और उनकी फिर वेजेस भी हैं। करेंटली उन्हें 510 या 550,000 पाउंड से वीक मिलती है। तो बताया जा रहा है कि अगर वो दूसरे क्लब में जाएंगे तो एक वेज कट तो लेने को तैयार है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो देखना रहेगा क्या चेल्सी में आते, बिकॉज चेल्सी डायरेक्ट राइवल क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और अगर आपका लेजेंड आपके डायरेक्ट राइवल क्लब में जाता है तो बहुत बेइज्जती की बात होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो लीव करते हैं तो वो उतनी बेइज्जती की बात नहीं है, बट अगर वो लीव करके चेल्सी में जाते हैं तो बहुत बेइज्जती की बात है मेरे हिसाब से। तो देखना रहेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत यहाँ पे अच्छी तो नहीं लग रही है इस मूवमेंट ऑफ टाइम पे। उसके साथ साथ चेल्सी का मैथायस डे लिट में भी पूरा इंटरेस्ट है। तो काफी दिनों से मैथायस डे लिट में चेल्सी का इंटरेस्ट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि टूशेल उन्हें लाना चाहते हैं। पहले कुंडे से बात चल रही थी, पर बताया जा रहा था वो बोर्ड साइनिंग होती है, बट जो मैथायस डे लिट है वो एक मैनेजर साइनिंग है। टूशेल उन्हें लाना चाहते हैं और कहा जा रहा है कि टूशेल मैथायस डे लिट और फ्रैंकी डियोंग को एक साथ लाना चाहते हैं चेल्सी। तो एक बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। जो आईएक्स की टीम थी, जो गोल्डन जनरेशन वाली टीम थी, उसको एक तरीके से कलेक्ट कर रही है चेल्सी। और मैथायस डे लिट बिल्कुल डेफिनेटली एक फैंटास्टिक डिफेंडर है, 22 ही साल के हैं, और उन्होंने जो 19 साल की उम्र में सेमीफाइनल तक ले गए थे आईएक्स को, और जो कैप्टेंसी करी थी, तो लीडरशिप क्वालिटी भी लाते हैं। बहुत सारे डिफेंडर्स चेल्सी के जा चुके हैं, एंटोनियो रूडिगर, क्रिश्चियनसन चले गए हैं, तो बैकलाइन को रिपेयर की तो बिल्कुल जरूरत है, और मैथायस डे लिट बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। बट वहां पे उन्हें सबसे बड़ा कंपटीशन बायर्न म्यूनिच से मिल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बताया जा रहा है कि मैथायस डे लिट की फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गो टू बायर्न म्यूनिच। अभी जो मेन एडवांटेज है चेल्सी के पास वो है कि जो एक्स्ट्रा पैसे वो दे सकते हैं फॉर हिम। तो चेल्सी थोड़ा ज्यादा फीस पे प्रोवाइड कर सकती है यूवेंटस को फॉर मैथायस डे लिट। पर बताया जा रहा है कि बायर्न म्यूनिच भी पीछे नहीं हट रही है और 70 से 75 मिलियन यूरोस की एक बिड सबमिट कर सकती है बायर्न म्यूनिच। मेरे अकॉर्डिंग तो 70-75 मिलियन वुड बी सफिशिएंट फॉर यूवेंटस, और यूवेंटस शायद उस प्राइस में बेच देगी। और अगर पर्सनल प्रेफरेंस है प्लेयर की तो वो पुश करेंगे अगर बायर्न म्यूनिच वाले मूव के लिए, तो तब शायद यूवेंटस उतना कुछ कर नहीं पाएगी। बिकॉज फुटबॉल में हमने देखा है कि प्लेयर पावर काफी मैटर करती है, और अगर क्लब को ऐसा लग रहा हो कि उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है और प्लेयर की प्रेफरेंस के अंदर वो गिव इन कर ही देते हैं। तो देखना रहेगा क्या चेल्सी मैथायस डे लिट को ला पाती है। आर्सेनल पे बढ़े तो कल एक रिपोर्ट आई कि आर्सेनल ने लाइल के एक विंगर के लिए बिड सबमिट कर दी है। तो लाइल के विंगर हैं इडॉन जेग्रोवा, जो कि अभी 6 महीने ही लाइल ज्वाइन करे हुए हैं, और आर्सेनल ने अभी बिड सबमिट कर दी है। तो मेरे को भी काफी अजीब लग रहा है कि 6 महीने में ही लाइल उन्हें सेल क्यों करना चाहेगी। और कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो लाइल के सीएफओ हैं उन्होंने भी ये चीज कंफर्म करी कि आर्सेनल की तरफ से ऑफिशियल बिड आई है। बट उसके बाद हमने रिपोर्ट्स देखी कि लाइल डजंट वांट टू सेल हिम, जो कि बिल्कुल मतलब सेंस बनाती है बात कि अगर आपने किसी को जनवरी में साइन किया तो आप 6 महीने में ही क्यों बेच देंगे उन्हें। तो अगर उनका प्रोफाइल देखे थोड़ा, तो 23 साल के विंगर हैं, लेफ्ट फुटेड हैं और राइट विंग पर खेलते हैं, तो डेफिनेटली साका के साथ रोटेशन या बैकअप में आ सकते हैं। अभी तक जितना मैंने देखा उनके बारे में और जो भी पढ़ा है, तो उतने कोई हाई क्वालिटी विंगर तो नहीं बोलूंगा मैं उन्हें, जैसे हम रफीनिया देख रहे थे पहले। तो रफीनिया तो बहुत एक पॉलिश्ड प्लेयर है, फुली डेवलप्ड प्लेयर है, जो सीधे आके हमारी फर्स्ट 11 में आ सकते थे। बट इडॉन जेग्रोवा वैसे प्लेयर नहीं लग रहे हैं। तो मेरे को तो इस साइनिंग का उतना सेंस नहीं बन रहा है मेरे ओपिनियन में। उनके एज सच कोई लाइल में बहुत ही धमाकेदार नंबर तो है नहीं, और उससे पहले वो एफसी बेसेल में खेलते थे, तो वहां पे भी स्वीडिश लीग में भी उन्होंने कुछ खास ऐसे आग तो नहीं लगाई थी। और मतलब काफी वन डायमेंशनल प्लेयर लग रहे हैं, वन फुटेड लग रहे हैं। हो सकता है कि डेफिनेटली एक अच्छे टैलेंट हो सकते हैं, और आर्सेनल हो सकता है उन्हें कि वो सीन पे बर्स्ट हो उससे पहले लाना चाहती हो। बट लाइल के विंगर्स के साथ हमारी हिस्ट्री काफी खराब है। मतलब हमने पेपे लिया था 72 मिलियन में, और मतलब पेपे फिर भी एक डिसेंट प्लेयर थे। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये हो सकती है साइनिंग, काफी मुश्किल लग रही है। बिकॉज एक तो उनका प्राइस भी ऐसा कुछ नहीं है, 4-5 मिलियन उनकी ट्रांसफर मार्केट में वैल्यू है, तो 15 ज्यादा से ज्यादा 15-16 मिलियन लेगी लाइल अगर उन्हें बेचना चाहेगी। बट मतलब राइट प्रोफाइल नहीं लग रहे हैं मेरे को, ऐसे विंगर नहीं लग रहे हैं जो आते ही हमें गोल प्रोवाइड करेंगे। हमें गोल स्कोरिंग विंगर चाहिए। तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ राइट साइनिंग, और मेरे को ऐसा लगता भी नहीं कि ये साइनिंग होगी, बस एक बनाई हुई न्यूज लग रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर आते हैं तो देखेंगे कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं। पहले से माइंड बना के ज्यादा फायदा है नहीं, बट हमें एक अपना ओपिनियन तो रहना ही चाहिए हर चीज पे। उसके साथ साथ मिलेंकोविच सैविच वाली रूमर सच होते हुए दिख रही है। जैसे हमने देखा है कि आर्सेनल मिडफील्ड में साइनिंग्स करना ही चाहती है, तो मिलेंकोविच सैविच भी एक नाम उभर के आ रहे हैं। बट उनका प्राइस टैग जो कि हमें पता है 70 मिलियन मांग रही है लाजियो उनके लिए। आर्सेनल डेफिनेटली 70 मिलियन तो पे नहीं करेगी, बट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आर्सेनल 65 मिलियन यूरोस तक पे कर सकती है। तो देखना रहेगा क्या सैविच आर्सेनल आते हैं। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि सैविच अगर आर्सेनल आएंगे तो आर्सेनल की मिडफील्ड का लेवल बिल्कुल रेज हो जाएगा। तो देखना रहेगा सैविच वाली डील का क्या होता है। एक और मिडफील्डर जिससे आर्सेनल लिंक हो रही थी वो है यूरी टिलमैन्स।
तो कल एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने कल की वीडियो में भी बताई कि आर्सेनल 30 मिलियन की बिड सबमिट करने वाली है, बट उसके तुरंत बाद रिपोर्ट्स आई कि आर्सेनल की नंबर 1 प्रायोरिटी यूरी टीलमैन्स नहीं है और कोई और मिडफील्डर है जिसका अभी किसी ने नाम डिस्क्लोज नहीं किया। बट आज जो रिपोर्ट्स आई हैं फब्रिसियो रोमानो और बेन जेकब्स की तरफ से, उनमें यही लिखा था कि आर्सेनल आर स्टिल वेरी मच इंटरेस्टेड इन यूरी टीलमैन्स, और यूरी टीलमैन्स को भी पता है कि आर्सेनल उनमें इंटरेस्टेड है और ही इज वेटिंग कि आर्सेनल एक ऑफिशियल बिड सबमिट करे। आर्सेनल शायद अभी बस प्राइस रिड्यूस करने की टैक्टिक यूज कर रही है फॉर दी ओनली रीजन कि एक ही साल बचा है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, और लेस्टर सिटी 35 से 40 मिलियन पाउंड्स मांग रही है, जो कि मेरे ख्याल से भी काफी हाई प्राइस है, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही है पिछले सीजन में, तो डेफिनेटली उससे उनका प्राइस तो काफी रिड्यूस हो ही जाता है। और आर्सेनल बताया जा रहा है कि सिर्फ 25 से 30 मिलियन के बीच पे करना चाहती है, तो वो 4-5 मिलियन को लेके अभी मसला है। तो देखना रहेगा क्या यूरी टीलमैन्स आर्सेनल की प्रायोरिटी साइनिंग होंगे या आर्सेनल किसी और मिडफील्डर को टारगेट कर रही है। क्या वो मिडफील्डर सैविच हो सकते हैं? बताइएगा आप भी कमेंट्स में कि आप कौन सा मिडफील्डर देखना चाहेंगे आर्सेनल पे अगले सीजन, और हो सकता है आर्सेनल दोनों मिडफील्डर भी ले आए अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है। उसके साथ साथ लिसांड्रो मार्टिनेज की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि लिसांड्रो मार्टिनेज काफी पुश कर रहे हैं अभी मूव के लिए, वो डेफिनेटली प्रीमियर लीग में खेलना चाहते हैं अगले सीजन, और अभी उनकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, जो मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूँ वीडियोस में। तो अभी दोनों क्लब्स ने ऑलमोस्ट सेम अमाउंट की बिड लॉन्च कर रखी है आयक्स के साथ, जो कि है अराउंड 45 मिलियन यूरोस इंक्लूडिंग एड ऑन्स। बट कहा जा रहा है कि आयक्स वेट कर रही है कि कौन सा क्लब पहले ज्यादा बिड देता है और फिर वो उसके लिए जाएगी। बट एक जो रिपोर्ट आई है अभी बेन जेकब्स की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि आर्सेनल ने यूनाइटेड के आने से पहले काफी काम किया है, ग्राउंड वर्क काफी ले किया है, प्लेयर के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट डिस्कस किया है, जिसकी वजह से प्लेयर काफी इंटरेस्टेड है और आर्सेनल आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो उन्हें लैंड कर सकते हैं। और शायद इसीलिए आर्सेनल अभी तक लगी हुई है, बिकॉज अगर आर्सेनल को ऐसा लगता कि वो प्लेयर यूनाइटेड जाने वाला है तो मैं बिल्कुल डाउट नहीं करता कि आर्सेनल हट जाती। आर्सेनल काफी बार जैसे रफीनिया डील में पीछे हट गई थी एक तरीके से, बिकॉज उन्हें पता था कि प्लेयर बार्सिलोना जाना चाहता है, चेल्सी कैन प्रोवाइड मोर मनी। तो बट इस डील में मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, तो आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि लिसांड्रो मार्टिनेज वाली डील में आर्सेनल अभी भी कुछ कर सकती है। और अगर आर्सेनल लिसांड्रो मार्टिनेज को ले आती है तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए तो ये विंडो एकदम बेकार हो जाएगी अगर वो डियोंग मिस कर देते हैं, रोनाल्डो छोड़ के चले जाते हैं और लिसांड्रो मार्टिनेज आर्सेनल ले जाती है। तो देखना रहेगा इस विंडो में क्या क्या होता है। आज की ट्रांसफर न्यूज में इतना ही, मिलता हूँ और ट्रांसफर न्यूज के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।